Good morning, everyone. I'm Sam, and today we will discuss about Ohm's law. In previous classes, uh, we studied about electricity, history of electricity, electric current, potential difference, electric circuit, electric diagram. Now today we will discuss about Ohm's law. In 1826 AD, a German scientist named George Simon Ohm experimented on potential difference and current, and he found that when potential difference across the conductor is increased, the electric current flow through it also increases. After this experiment, he stated a law. This law is at constant physical conditions like temperature, electric density, etc., the current flowing through a conductor is directly proportional. The current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference across the ends of conductor. In हिंदी, नियत भौतिक अवस्थाओं में किसी चालक तार से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। वर्ड लैंग्वेज काफी हार्ड सा लग रहा है, काफी पेचीदा सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसको जरा हम लोग अपने आम भाषा में, अपने जो दैनिक जीवन में जो हम लोग इलेक्ट्रिक के सामानों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं उससे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग के घर में कभी कभार वोल्टेज ड्रॉप हो जाता होगा, लाइट डिम हो जाता होगा, टीवी बंद हो जाती होगी, तो आप लोग क्या करते हो? स्टेबलाइजर के पास जाते हो और स्टेबलाइजर को घुमाते हो। अंडरस्टैंड? तो क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, और फिर तुम्हारा जो घर में बल्ब डिम हो गया था उसमें क्या एक जो है आपको लाइट एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा ब्राइट हो जाता है, टीवी चलने लगती है। मतलब यहाँ से हमें क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता है। बस इतनी छोटी सी तो बात है। ये सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने कहा, और आज तो यूकेजी और प्ले का बच्चा भी ये जानता है कि वोल्टेज बढ़ा दो तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। यही तो है भैया ओम्स लॉ। तो आप लोग बोर्ड पर डेफिनेशन देख सकते हैं, हमने क्या लिखा है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस भौतिक अवस्थाएं नियत रखनी है। कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं? जैसे कि आपको तार का टेम्परेचर, तार की जो तार से फ्लो हो रही जो करंट है उसकी इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, अगर ये कांस्टेंट रहता है तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द conductor, across the ends of conductor. Means current is directly proportional. Let I be the current. Let I be the current flowing through a conductor, and VA, VA and VB the potential difference across the conductor. Means if I be the current and V is the potential difference across the conductor, then I directly proportional to V, or V directly proportional to I. Now we have to remove sign of proportionality with equal to. Then we have to put some constant, that is R. V is equal to Ri. Means according to Ohm, V, the ratio of voltage and current is always constant. This is Ohm's law, where R is constant, and later we know that R is nothing, it is what? It is resistance. Now we will later read about this. We have to experimentally verify Ohm's law. This is very important for CBSE examination, CBSE experiment. So now
also, and we will also plot graph between voltage and current. We will discuss about the experimental verification of Ohm's law. How George Could verify the interdependency between voltage and current. So, in this class, we will know about experimental verification. तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे करंट बढ़ता है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करना होगा, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले हम लोग को सेल की आवश्यकता पड़ेगी। आप 3 से 4 सेल ले सकते हैं। उसके बाद आपको कंडक्टिंग वायर की जरूरत पड़ेगी, साथ में की जरूरत पड़ेगी, वोल्टमीटर की जरूरत पड़ेगी और एमीटर की जरूरत पड़ेगी। वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग वोल्टेज का रीडिंग करेंगे और एमीटर के द्वारा हम लोग करंट का रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक हम लोगों ने सेटअप किया है। सबसे पहले हम लोगों ने 4 सेल लिया है, के एल एम एन। इस सारे बैटरी को हम लोग, इस सारे सेल को हम लोगों ने सीरीज मैनर में कंबाइन किया हुआ है। साथ में एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिसके द्वारा हम जो है नंबर ऑफ सर्किट में नंबर ऑफ बैटरी की संख्या जो है बढ़ा सकते हैं। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम लोग पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एल पर आएगा और के और एल दोनों मिलकर आपको वोल्टेज सप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को और पीछे करेंगे तो एल पर आके रुकेगा और तब जो है के एल एम 3 बैटरी के द्वारा इस सर्किट में बिजली सप्लाई होगी और उसके बाद चौथा बैटरी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और जब लेंगे और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एन पॉइंट पे लाके रखेंगे तो क्या होगा, चारों बैटरी के द्वारा इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को लगातार सर्किट में बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टर लिया है। रेजिस्टर की जगह पे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे बल्ब, मोटर वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टर रखा है और रेजिस्टर के अक्रॉस में पैरेलल मैनर में वोल्टमीटर को लगा दिए हैं ताकि हम लोग क्या करें, वोल्टेज को माप सके, सेल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हम लोगों ने एम्पियर मीटर या एमीटर लगाया है ताकि इस सर्किट से फ्लो हो रहे सारे करंट को हम क्या कर सके, मेजर कर सके। और इसमें हम लोगों ने की को लगाया है। इस की के द्वारा हम सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हम लोग के बैटरी के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस पर हम लोग वोल्टेज का रीडिंग लेंगे और वोल्टेज का रीडिंग जो रहेगा वो मान लेते हैं कि 1.5 होगा। तो उस समय फिर हम लोग दोबारा क्या करेंगे, एमीटर का रीडिंग लेंगे और एमीटर से हम लोग पाएंगे कि आपको करंट का रीडिंग है वो 0.45 एम्पियर है। इस प्रकार से हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के द्वारा इस क्रिया को लगातार करते जाएंगे और चारों बैटरी के द्वारा कनेक्ट करके और हम लोग जो है प्रत्येक बार में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रीडिंग को एक टेबल में लिख लेंगे। अब हम लोग को करना क्या है कि अब हम लोग को वोल्टेज और करंट में इंटरडिपेंडेंसी निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक बार जो वैल्यू हम लोगों ने V और I का पुटअप किया है टेबल में, उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। ऊपर में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, नीचे हम लोग करंट रखे हैं। हर एक कंडीशन में ऐसा ही है और प्रत्येक बार हम लोग जब V बाय I रेशियो निकाल रहे हैं तो वैल्यू जो है वो 3 के आसपास जो क्या है घूम रहा है। इससे क्या लग रहा है कि आपको V और I का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। मेरे द्वारा ये वैल्यू जो फ्लक्चुएशन है वो इसलिए है कि हमने फिजिकल कंडीशन जो है वो नियत कांस्टेंट नहीं रख पाया है। आपको टेंपरेचर जो है वो एटमॉस्फेयर की चेंज होते रहती है और इलेक्ट्रिकल डेंसिटी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंज हुई है, इस वजह से वैल्यू में फ्लक्चुएशन है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो V और I का रेशियो क्या आया है, कांस्टेंट आया है, जो कि 3 के अप्रोक्सीमेट 3.33, 3.16, 3.0, 2.93 अप्रोक्स वैल्यू जो है वो 3 के आसपास है। मींस हर एक कंडीशन में जब जब वोल्टेज को बढ़ाया गया तब करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा। और लेकिन वोल्टेज और करंट कितना भी बढ़ गया लेकिन हमेशा V और I का रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ पर जो है VI ग्राफ पर जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे और तब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पाएंगे कि कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक टेबुलर फॉर्म में V और I का आपको वोल्टेज जो है वोल्ट में और करंट जो है एम्पियर में हमने वैल्यू को क्या किया, पुट किया है और हमने सारे कोऑर्डिनेट ग्राफ पे फाइंड कर लिए हैं। हम लोग x एक्सिस पे वोल्टेज रखे हैं, y एक्सिस पे करंट का वैल्यू लिए हैं। वोल्टेज जो है एक इंडिपेंडेंट टर्म है इसलिए हम लोग इसको x एक्सिस पे लिए हैं, जबकि वोल्टेज पे करंट क्या होता है, डिपेंड होता है, इसलिए हम लोग करंट को जो है क्या किए हैं, y एक्सिस पे लिए हैं। अब हम लोगों ने V और I का कोऑर्डिनेट प्लॉट किया, पॉइंट प्लॉट
किया और जब इस पॉइंट को जब हम लोगों ने मिलान किया तो पाया कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ये दिखाता है कि V और I का जो रेशियो है वो हर एक मामलों में कांस्टेंट रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे करंट क्या होता है वो बढ़ते जाता है। ये आपको ओम का नियम था, इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं। इसको 1826 में जॉर्ज सीमन ओम जो जर्मन साइंटिस्ट है उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। अब बात ये उठती है कि क्या ओम्स लॉ सारे सब्सटेंस पर प्रूव्ड है, ये आपको वेरीफाइड है? नहीं, कुछ ऐसे भी आपको सब्सटेंस है ओम्स लॉ केवल और केवल मेटल पर ही ये आपको वेरीफाइड है, मेटल पर ही ये काम करता है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जैसे सेमीकंडक्टर कुछ हो गए, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, ये सारे क्या होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें ओम्स लॉ का फॉलो नहीं होता है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद करंट का फ्लक्चुएशन जो है वो सेम कांस्टेंट नहीं रहता है और उसका जो है हम लोग को ग्राफ भी जो है V और I ग्राफ पर जिगजैग लाइन आता है। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं हमारे आसपास जो कि ओम के लॉ का फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस। ये जो V और I का जो रेशियो हम लोग निकाला है, जो कांस्टेंट करवाया है, इसी को हम लोग आगे रेजिस्टेंस के तौर पर डिफाइन करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे जो फिगर मेरे द्वारा बनाए गए जो डाटा दिए गए हैं इसको अपने कॉपी में करें। We will learn about resistance. Resistance is some part like the friction. When we move on any surface, then surface opposes the motion. Like when electron flows through a wire, then wire also opposes the flow of electron. Means every substances that allows or not and doesn't allow electron to flow through it or opposes the motion of electron. Means every substances has property to oppose the flow of electron, and this property of substance is known as resistance. Means we can define resistance as resistance is the property of substance due to which it opposes the flow of electron. You have remembered that we verified Ohm's law experimentally, in which we get the constant. The constant term was the ratio of V and I. That constant is known as resistance. Means the formula of resistance is voltage by current. Resistance is denoted by R, voltage at V, and current is I. Means R is equal to V by I. Now, what is the unit SI unit of resistance? Volt, voltage measuring volt, and current is measuring ampere. So the SI unit of resistance is volt per ampere. This ratio was discovered by George Siemens Ohm. So in the respect of George Siemens Ohm, the SI unit of resistance is also taken as ohm. The sign of ohm is this. Now, the factors, on what factors the resistance of conductor depends? There are 4 factors. First, temperature. Second, length of wire. Third, cross-section area. And fourth, nature of material. The resistance of conductor is depend on 4 factors. First is temperature. मैंने कहा किसी भी
तार का जो रेजिस्टेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो चार बातों पे निर्भर करता है। पहला है तापमान, टेम्परेचर। जैसे जैसे आप किसी वायर का तापमान को बढ़ाइएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मींस जितना हो सके किसी भी इक्विपमेंट को हमको ठंडा रखना चाहिए ताकि मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस न हो। दूसरा है लेंथ ऑफ वायर। आप जितना ज्यादा लंबा तार लीजिएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, उसमें बैटरी उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा। यानी कि जब भी कभी आप बैटरी से किसी इक्विपमेंट को या किसी सब्सटेंस को या किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जोड़ रहे हो तो तार प्रयास कीजिए कि छोटा से छोटा ले, क्योंकि जितना लेंथ बढ़ता है उतना जल्दी बैटरी डाउन होता है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तीसरा है आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप और कंडक्टर। तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। आप देखते होइएगा 35,000 वोल्ट का वायर जो होता है वो काफी मोटा होता है। क्यों होता है? रेजिस्टेंस कम हो और रेजिस्टेंस कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम करेगा, करंट का लॉस कम होगा और ज्यादा दूर से दूर इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफर हो पाएगा। इसलिए तार कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं तो तार को मोटा रखा कीजिए ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी ज्यादा देर में डिस्चार्ज हो। मींस जैसे ही आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस घट जाता है। अभी हमने पढ़ाया टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसके बाद लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया यदि अगर आप बढ़ाते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आता है चौथा, नेचर ऑफ मटेरियल। हम लोग खुद देखते हैं कि हम आप किसी का भी नेचर एक जैसा नहीं होता है। हम किसी और तरीके से विरोध करते हैं, हम किसी और तरीके से रेजिस्ट करते हैं, आप किसी और तरीके से रेजिस्ट करते हैं और आप किसी तरीके से किसी और तरीके से रेजिस्ट करते हैं। मींस हर एक का रेजिस्ट करने का, अपोज करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी तरीके से हर एक तार का भी नेचर क्या होता है, रेजिस्ट करने का अलग अलग होता है। मींस रेजिस्टेंस जो है वो मैटर टू मैटर क्या होता है, आपको डिफर करता है। तो हम लोगों ने ये चारों क्रम को पढ़ लिया, ये चार कारणों को पढ़ लिया जिसकी वजह से आपको क्या होता है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रभावित होता है। अब हम लोग इस नेचर ऑफ मटेरियल में आगे जानेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टिविटी जो है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड किस प्रकार से आपको तापमान बढ़ाने पे बढ़ जाता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे बोर्ड पर लिखे हुए मैटर को अपने कॉपी में नोट डाउन। Dear student, if you want a more exciting video, then please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. If you have any doubt in any topics, then please write in comment box. I will try to make videos on that topics. Please subscribe my channel and press bell icon. Thanks and continue watching.